तो गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की, बिहार दरोगा मेंस की और 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की। तो आइए इस एक लेक्चर के सहारे हम लोग पूरे फिजिक्स को 11th 12th 8th 9th इसको कवर करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंसेप्ट पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम में, उसको कवर करेंगे। देखिए, ये वीडियो इस प्रकार है कि फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और उसके बाद अब आपको इसके बाद ना तो लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बस एक बार घटना चक्र के थ्रू क्वेश्चन देख लेना है। वो भी आपकी मर्जी पड़े तो करिए, नहीं मर्जी पड़े तो ना करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन घटना चक्र के मैं भी आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो। ठीक है, तो फिजिक्स को हम लोग पार्ट पार्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट हैं उसको लेके आए हैं। आप उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और ये वीडियो तभी फ़ायदा आपको करेगा जब आप एक सिटिंग में इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए ये वीडियो है, और उम्मीद करूँगा कि आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उसको मैंने कवर किया है। देखिए, अब कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स में बहुत सारे हैं। देखिएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे 2 दिन पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारे पास उतना ना तो टाइम है और ना हमारे एग्ज़ाम का वो डिमांड है। ठीक है, तो वही वाली बात है, जैसन देवता वैसन पूजा। तो जितना मतलब जो टॉपिक का डिमांड है, जहाँ से क्वेश्चन डीप में जा सकता है, हम लोगों ने उसको कवर किया है। ठीक है, तो आइए आप उसको देखिए और फिजिक्स का आनंद लीजिए। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फिजिक्स में जो है सो आपको पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ? तो पहले एक सांस में एमएलटी से याद रखता हूँ कि मास लेंथ टाइम। ठीक है, फिर टेम्परेचर इंटेंसिटी, फिर मास लेंथ टाइम, फिर टेम्परेचर इंटेंसिटी। तो एमएलटी, टीआई और फिर सीए, मतलब करंट अफेयर्स से याद करिए तो इलेक्ट्रिक करंट और ऐसे अमाउंट। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद हो गया होगा। एमएलटी मतलब मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता होगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि लेंथ की यूनिट मीटर होता है, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, अब यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है? वाट है, आपको पता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि इनमें लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो याद रखना है, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट कितना ट्रैवल करती है वैक्यूम में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो याद रखना है, एक लाइट ईयर बराबर होता है, याद रखिए, लिख लीजिए अभी के अभी, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, याद रखना है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओम मीटर के बारे में आपको पता होगा कि यूनिट किसका यूनिट है? रेसिस्टिविटी का, हर्ज फ्रीक्वेंसी का, एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ का, एम्पियर करंट का। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो चीज़ है वो आपको देखना है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये बार बार आप पहले भी पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, फिर प्रेशर का यूनिट, अभी यूनिट एंड डायमेंशन हमारा चल रहा है, इसलिए सब यूनिट की ही बातें आ रही है। ठीक है, तो न्यूटन स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर किसका यूनिट है? प्रेशर का। प्रेशर बराबर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या है? स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर। ठीक है, कंसेप्चुअली चलेंगे। फिजिक्स वो है जो आपको फील करना है, जो आपके पास अगल बगल है, वही फिजिक्स है। ठीक है, फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट लेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मतलब कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलरली लिमिट तक खींचिएगा तो वो खींचाएगा, उसके बाद एक मतलब या तो उसमें टूट जाएगा या तो फिर वो डिफॉर्म हो जाएगा, वापस अपने जगह पर नहीं आएगा। तो जिस जो खींचने पे खींचता है तो एक पर्टिकुलरली लिमिट तक खींचेगा। ठीक है, और उस लिमिट के बाद या तो वो टूट जाएगा या फिर उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आएगा। यही बात कौन बोलता है? हुक्स लॉ। ठीक है, ये ग्राफ आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलरली तक ये जाता है आगे, फिर उसके बाद ये टूट जाता है, डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन का यूनिट यूनिट लेस। अब ओजोन का थिकनेस जो है सो कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? तो डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, क्लियर कट। फिर हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिट डायमेंशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक लास्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको किससे मेजर करते हैं? तो हाइग्रोमीटर से। तो ये सब चीज़ यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स पता होना चाहिए, लाइट ईयर के बारे में पता होना चाहिए, प्रेशर का यूनिट पता होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेन जो है यूनिट लेस होता है, पायरोमीटर और हाइग्रोमीटर आपको पता होना चाहिए। फिर ठीक है, मैकेनिक्स में आते हैं। मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास ओनली डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास ओनली डायरेक्शन होती है। क्या होता है? ओनली डायरेक्शन, नॉट एनी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैव सॉरी स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ठीक है, तो हुआ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का आपको एग्जांपल अगर पूछा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग आप 2-3 एग्जांपल याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। एक होता है स्पीड, एक होता है वर्क, और एक होता है पावर। ठीक है, आपका काम हो जाएगा स्पीड वर्क पावर, स्पीड पावर वर्क, स्पीड पावर वर्क। ठीक है, स्पीड पावर वर्क। ठीक है, SPW याद रखिए
किसका है? स्केलर का, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट हो गया वो वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जो कि ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है और जिसके अंतर्गत मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो स्केलर लॉ क्या हो गया? जिसके ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, और वेक्टर क्या हो गया? जिसके में दोनों होगा, ठीक है। क्लियर कट। वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जांपल है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए, अब आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकते हैं, या फिर ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, यही हो जाता है। वी माइनस यू बराबर ए टी और वी बराबर यू प्लस ए टी। आपको पता होगा न्यूटन का जो फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर कट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। उसके बाद न्यूटन के 3 लॉ है, आपको बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट लॉ जो है वो बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगी, दूसरी बॉडी मोशन में रहेगी, अनलिस एंड अनटिल उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल आपको पता होगा कि बस में आप जाते होंगे और बस अचानक से लेफ्ट टर्न की तो आप राइट साइड झुकते हैं, ठीक है। वो क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। वो ये बताता है कि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जैसे ही फोर्स लगाया आप इधर के उल्टा की तरफ आगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ बताता है F इक्वल टू ma, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू na। आपसे बार बार पूछेगा F इक्वल टू ma इज गिवन बाय क्या? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर कट, समझ में हुआ। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपको पता होगा, टू एवरी एक्शन देयर इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप नहीं पढ़िएगा तो मैं आपको एक थप्पड़ जोर से मारूंगा, तो आपके गाल पर जो थप्पड़ पड़ेगा तो आपको भी चोट लगा और मेरे हाथ में भी कुछ ना कुछ जो है सो फ्रिक्शनल जो है फ्रिक्शन के कारण हल्का कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो दैट इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बंदूक चलाते तो बंदूक के लिए जो पीछे जो रिक्वायल वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज क्या होता है? वो अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। मोमेंटम का अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो m इंटू वी, पी इजकल टू एम इंटू वी, पी इजकल टू एम इंटू वी। और मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वही वर्क का पूछे तो w इजकल टू एफ एस, डब्ल्यू इजकल टू एफ एस, ठीक है। पावर का क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इजकल टू वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका यूनिट। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी या फिर बोलिए टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं mgh, ठीक है। ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी किसके फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट वैल्यू वगैरह इधर उधर करके, ठीक है। तो अभी हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा जो कि मोमेंट ऑफ जो कि एनर्शिया के बारे में बताता है। सेकंड लॉ देखा जो कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताता है। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता है कि साइकिल ये हो या चाहे कार हो, उसमें हम लोग बॉल बियरिंग यूज करते हैं। आप देखते होंगे जो इसके टायर में होते हैं यहाँ पे राउंड राउंड करके लगे होते हैं, ये बॉल बियरिंग होता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो रुका हुआ है उसको रोलिंग में बदलता है ताकि ये अच्छे से रोल करे, तभी तो मूव करेगा आगे। क्लियर कट। तो आपसे बार बार एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी का लाइन है कि इन साइकिल्स एंड कार वी यूज बॉल बियरिंग टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखिएगा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आपसे वॉशिंग मशीन पूछेगा, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है? गोल 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 इधर, फिर गोल 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 इधर, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक वर्ड आपने सुना होगा इम्पल्स, इम्पल्स नाम सुना होगा। इम्पल्स होता क्या है? तो फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है। इम्पल्स होता क्या है? जब कोई एक लार्ज फोर्स एक बॉडी पर है, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, तो जो फोर्स आया उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। फिर से सुनिए, एक लार्ज फोर्स जो कि बॉडी पर है कम टाइम के लिए उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। और ये किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स इनटू टाइम को, ठीक है। या तो इंपल्स बराबर क्या बोल सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम। क्लियर कट, समझ में आया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि हम लोग जो गोल गोल राउंड जो धागा में बांध के जो गोल गोल घुमाते थे दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल मैंने आपको बता ही दिया, क्रीम सेपरेटर, जैसे दूध सबसे जो क्या करते हैं हम लोग, जो मम्मी हमारी घी निकालती है, वो क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। हम लोग का जो घर में वॉशिंग मशीन काम करता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पे आते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक जिसके अंतर्गत आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F इक्वल टू जी m1 m2 अपन r², ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटे जी को बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया बड़ा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए छोटा जी जो है, देखिए इसमें ये क्या है, छोटा जी का फॉर्मूला क्या होता है? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बड़ा जी m मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास का जो है बात किया नहीं। तो एनसीईआरटी बोलता है कि वैल्यू ऑफ छोटा जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में मैकेनिक्स आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है जो कि नॉर्मल केस में है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो लगेगा F इक्वल टू mg, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है,
ठीक है, या फिर इसको F इक्वल टू ma बोल सकते हैं, ठीक है। अब नहीं mg बोलिएगा, ठीक है, रुका हुआ है। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ तो इसको आप क्या बोलेगा, F इक्वल टू m, अब वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो mg प्लस a, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो mg प्लस a। वही अगर नीचे आएगा तो mg माइनस a, F इक्वल टू mg माइनस a। तो ये याद रखना है कि अगर स्टेबल कंडीशन पे तो mg, ऊपर जा रहा है तो ऐड हो जाएगा g प्लस ए, और नीचे है तो mg माइनस ए। ये एनसीईआरटी में केस दे रखा है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसके वेलोसिटी आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, आपको याद होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को फेंकेंगे इतना कि अब वापस ना आए। अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को इतने स्पीड से फेंकेंगे कि वापस ना आए, उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, और स्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 पर सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है T इक्वल टू 2πL/g। अब देखिए ना, तो इसमें मास की बात किया, ठीक है, तो ये पूछेगा कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंडेंट करता है, तो आपको आंसर आपको पता होना चाहिए कि लेंथ पे करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करता है। इसमें ज़बरदस्ती मास देके आपको कंफ्यूज करेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक पंख है, रबर बॉल है, वुडन बॉल है, उसको हम ऊपर से फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल मतलब क्या हो गया, मतलब डायरेक्ट ऊपर से छोड़ दिए, एकदम फुल स्पीड के साथ नीचे आया, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल अगर हमने इन सबको गिराया तो पूछा जाएगा कि मतलब किसी एक सेम हाइट से गिरा है और वैक्यूम में गिरा है, तो इसका आंसर होगा, अगर वैक्यूम में नहीं नॉर्मल पूछते तो जो सबसे भारी है वो पहले आता, लेकिन अगर वैक्यूम में गिरेंगे तो सभी एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में ध्यान देना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाएगा कि फेदर है, रबर बॉल है, वुडन बॉल है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू टेंडर में दे रखा है। अगर आप बीच बीच के जो दे रखे हैं उसमें अगर आप देखिएगा पॉइंट्स टू टेंडर, उसमें आपको दे रखा है कि अगर रबर बॉल, फेदर और वुडन बॉल को एक साथ ऊपर से गिराएंगे तो सभी एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी पूछेगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पोल्स पे होता है, ठीक है, याद रखना, ये आपको पता ही होगा पहले से भी। इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, मतलब अर्थ जो गोल गोल घूमती है अगर वो बहुत तेज़ घूमने लगे तो वेट जो है बॉडी पे, वो वेट जो बॉडी का है वो इक्वेटर पे क्या हो गया, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, पोल्स पे। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। फिर पेंडुलम क्लॉक का जो स्पीड है वो समर में स्लो हो जाता है। क्यों समर में स्लो हो जाता है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो याद रखना है पेंडुलम क्लॉक का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है समर में, और विंटर में वो ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि समर में डे टाइम जो है लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने जो बेसिक्स था इसका ये देख लिया। अब हम लोग मैटर में आते हैं। तो मैटर में आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, इसमें बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, किसका क्या डेफिनेट शेप होता है, किसका क्या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब दो तीन चीज़ देखिए, जैसे एक स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कुशन को मानिए हम लोगों ने दबाया, कुशन को दबाया तो वापस जो है सो अपने शेप में आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो डेट इज़ नोन एज स्ट्रेस। तो वो जो फोर्स हमने दिया डेट इज़ नोन एज स्ट्रेस, तो इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का जो है सो यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन आपको पता है, मैंने बता दिया यूनिटलेस है। वही अंडर हुक्स लॉ जो है तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये याद रखिएगा। हुक्स लॉ क्या बोलता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, याद रखिएगा। सरफेस टेंशन, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पानी का जो बूंद है वो स्फेरिकल ही क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, डेट इज नोन एज द टर्म क्या हो गया, सरफेस टेंशन, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज, मतलब कोई भी जो लिक्विड का टेंडेंसी होता है कि ऊपर उठना और नीचे आना। आपने कभी ज़िंदगी में कैपिलरी पाइप यूज़ किया होगा, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, तो जिससे ऊपर की तरफ सक करते तो पानी नीचे, या फिर स्ट्रॉ ले लीजिए तो आपके ऊपर की तरफ पानी आता है, डेट इज नोन एज, किसके कारण ऊपर आता है, तो कैपिलरी एक्शन के कारण, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हो गया जाइलम, जो मतलब ट्रांसपिरेशन पुल से जो है पानी खींचता है और फिर प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दे देगा बड़ा सा लंबा चौड़ा लिख के, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज, फिर ठीक है, स्टेटमेंट वाले में फंसिएगा नहीं, डेट इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि प्रेशर कितना होगा कोई लिक्विड में, अगर वो किसी पॉइंट पर है और वो डेप्थ पर है, तो आपने पढ़ा होगा एच रो जी बचपन में, या आपने बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो जहाँ पे सारी टाइप की एनर्जी जो है रिमेंस कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, उसी की बात कर रहा है। तो वहीं पे प्रेशर पूछ देगा तो एच रो जी, एच हो गया हाइट, रो हो गया डेंसिटी, और जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, याद रखना है। प्रेशर लिक्विड पे किसी डेप्थ पे क्या होगा, एच डी जी या एच रो जी। वो अब कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे वाटर स्फेरिकल इन शेप क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है।
ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क करता है किस पर करता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स है वो किस पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे। और पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि फ्लूइड में जितना भी जो भी प्रेशर होगा वो सभी होगा, मतलब सेम होगा हर एक डायरेक्शन में। कोई भी जो पार्ट है उसमें हर जगह प्रेशर सेम होगा, इसीलिए जो है इसी बेसिस पर हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करता है। और आपको पता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स से जो काम करता है तो रुकने का जो प्रोबेबिलिटी है, ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो या फिर ज़्यादा घर्षण ना हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए। अब विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा शहद, एक होता है पानी, अगर पानी हम लोग ज़मीन पे गिराते हैं तो वो देखिएगा तुरंत बह जाएगा। वही अगर आप शहद और घी को गिराइएगा तो कम बहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहने को रेसिस्ट करता है। तो वही रेसिस्टेंस जो फ्लूइड का है उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी, ठीक है। और ये मैक्सिमम किसका होता है, हनी पे। फिर आपसे क्वेश्चन आता है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है? एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार बीपीएससी ने भी पूछा है, एक बार यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने पता नहीं कितनी बार। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक आयरन नीडल है, वो फ्लोट करेगा सरफेस ऑफ वाटर का, किसके कारण? तो सरफेस टेंशन के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिए कंसेप्ट को इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ कि याद है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जो तैर रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जितना उसका वेट होगा। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ क्या है कि अगर मानिए छोटा सा एक टब है, ठीक है, छोटा सा एक टब है, हम उसमें छोटे बच्चे को नहाने के लिए उसमें डाल दिए, तो जैसे ही छोटा बच्चा उछल के कूदेगा, ठीक है, तो जितना उसका वेट होगा ना उतना पानी को डिस्प्लेस कर देगा। समझ गए बात? तो जितना उसका वेट होगा उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ये चीज़, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ सबसे अच्छा जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एन आइस क्यूब फ्लोटिंग इन द ग्लास ऑफ वाटर। ध्यान से रखिए, ग्लास है, एकदम माहौल है, फ्राइडे है, एकदम आपने बना लिया है सब कुछ, अब उसमें बस आइस क्यूब डाल दिया है। तो जब आइस मेल्ट करेगा तो पानी का लेवल राइज होगा, ठीक है। राइज होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना है कि आइस क्यूब आपने जो डाला, जितना उतने जगह है उसने लिया, उतना ही पानी वो राइज होगा। तो जब आइस मेल्ट करेगा तो वाटर लेवल जो है घटेगा बढ़ेगा नहीं, उतना ही सेम रहेगा जितना था, क्योंकि वो उस हिसाब से अपने वेट को मैनेज कर लेता है आइस क्यूब, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हेन आइस क्यूब फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हेन आइस मेल्ट्स व्हाट विल हैपन? तो वाटर लेवल रिमेन सेम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एवोगाड्रो लॉ या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो बोलते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, पी प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, एन हो गया मोल, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर, तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? तो पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो जब आप पढ़िएगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा गेल-लुसेक लॉ, ये सब 2-3 लॉ जो है केमिस्ट्री में, तब आपको ये सब चीज़ वापस से कनेक्ट होगा। तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और ये कब होगा? तो ये आइडियल कंडीशन जब टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पीवी बराबर एनआरटी आपको याद रखना है कि आइडियल गैस इक्वेशन है। अरे भाई उठ के सीधा खड़े हो जाओ, आपको अगर नींद आ रही है तो आप बिल्कुल खड़े हो जाइए, फिर स्टूल पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, लेकिन सोइए मत। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक लेक्चर से मैं आपको इतना कुछ करवा दूंगा कि आपको दोबारा कभी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, अब ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट किसका एग्जांपल है? तो ईएम वेव्स का एग्जांपल है। लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। लाइट का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? वैक्यूम में होता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये चीज़ आपको पता है और पता होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बार बार वर्ड यूज़ करते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और मीडियम में, ठीक है। तो अगर मैं आपको मानूं कि किसी मीडियम में बोल दिया कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट है 1.08, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है 1.08, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸। तो फॉर्मूला पहनाइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया ग्लास का कितना होता है 1.5 और वाटर का कितना होता है 1.33, याद रखना है। फिर अगला कंसेप्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगी, ठीक है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। जैसे आपको पता है यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से आने के बाद ये इधर हो जाएगी, ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, एनसीईआरटी में बार बार दे रखा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आएगी तो उसका जो ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट हो जाएगी, भटक जाएगी, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन,
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होता है वो किसका होता है? वायलेट का। रेड का लेस स्कैटरिंग होता है। क्यों होता है रेड का लेस स्कैटरिंग? क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है एनर्जी मिनिमम है और लेमडा सबसे ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो लेमडा मैक्सिमम है, इसीलिए इसका स्कैटरिंग कम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल वगैरह सब पूछेगा कि क्यों जो है सो रेड ही किया जाता है, क्योंकि ये लेस स्कैटर्ड होता है। तो आप बहुत दूर से भी इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये रेड का आपने एक ज़िंदगी में फॉर्मूला का भी अपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा, ई बराबर एच सी बाय लेमडा। तो एनर्जी बराबर एच सी बाय लेमडा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से क्या रिलेशन दिख रहा है? अगर एनर्जी ज़्यादा किसी का तो उसका लेमडा कम, ठीक है। और आप जिंदगी भर पढ़ते आए होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है लेमडा गुना फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एनर्जी ज़्यादा तो लेमडा कम, और लेमडा और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड किए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ध्यान से सुनिए, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आपको याद रखना, ई बराबर एच सी बाय लेमडा, एनर्जी ज़्यादा तो उसका वेवलेंथ कम, यही चीज़ बोल रहा है। रेड का अगर स्कैटरिंग कम हो मतलब लेमडा ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम, ठीक है। वायलेट का स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा होता है तो इसका लेमडा मिनिमम तो इसका मैक्सिमम एनर्जी। यही चीज़ क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, इसलिए मैंने कंसेप्ट बता दिया। इसको अभी कभी कॉपी में लिखिए, ठीक है, तब आगे बढ़िए। पहले कॉपी में लिखिए कि लेमडा क्या है, लेमडा का रिलेशन एनर्जी से क्या है, तो 1/E है। एनर्जी ज़्यादा तो लेमडा कम, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का है क्या, तो एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी और लेमडा मतलब वेवलेंथ का, तो ये दोनों इन्वर्सली है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ विजिबल लाइट इनटू डिफरेंट कलर, इसी को कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसके लिए होगा? वायलेट के लिए। किसके क्लास में? ग्लास के केस में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का पूछा जाए तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? वायलेट के लिए होगा। फॉर्मूला से आता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जानने का, स्किप भी कर दीजिए। आपको बस इतना याद रखना है कि वायलेट का लोएस्ट लेमडा होता है, हाईएस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है, ई बराबर एच सी बाय लेमडा, ठीक है। यहीं पर एक चीज़ सिखाता हूँ, जिंदगी भर याद रखिएगा, ये आपको लाइट और साउंड दोनों में काम करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए वापस, ये 5 स्टार सवाल है। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि कोई भी एक मीडियम है, स्पीड लाइट जो है सो एक मीडियम से यहाँ से वहाँ गई, या फिर बोलेगा कि साउंड जो है यहाँ से वहाँ गया, सब कुछ बोल देगा आपको, कुछ भी बोल सकता है। एक मीडियम यहाँ से वहाँ गया, ए से बी में गया, इधर से उधर गया, सब कुछ गया, लाइट भी गया और साउंड भी गया, ठीक है। दोनों अलग अलग केस में पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो बोलेगा कि क्या इसमें कौन कौन चेंज होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कुछ भी करे, चाहे साउंड हो चाहे लाइट हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ बदल जाएगा, जितना पैरामीटर है सब बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। 5 स्टार पॉइंट याद रखिएगा। बोलेगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, एक जगह से दूसरे जगह पर गया, लाइट में सब कुछ बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, साउंड में भी सब कुछ बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, वीआईपी कंसेप्ट, 5 स्टार कंसेप्ट। आगे देखते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए क्या है, क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे। ये ऐसा एंगल है कि एंगल बियॉन्ड रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से पास कर रहा है, अब वो आगे जाके रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, मतलब अब वो अपने डेविएशन से नहीं भटकेगा। मानिए यहाँ तक अगर वो भटक चुका है, अब वो जैसे था वैसे ही, अब उसके में किसी तरह का डेविएशन नहीं होगा, लेकिन अब ये पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इधर तक आया, अब ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है कि अब उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टोटली रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर कट। TIR जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपको पता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। इसका एग्जांपल आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड वगैरह। अब TIR का कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। VIP TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको ऊपर में बता दिया। अब TIR का एग्जाम्पल क्या है, मिराज फॉर्मेशन, ऑप्टिकल फाइबर, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी जो आपको पता है ना, मुंह के अंदर जो कैमरा देके पेट वगैरह ऑर्गन को चेक किया जाता है। अब देखिए मिरर जो है सो प्लेन भी होता है, स्फेरिकल भी होता है। प्लेन मिरर हो गया जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, स्फेरिकल मिरर हो गया कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मतलब आउटर सरफेस जो है पॉलिश्ड है, और कन्वेक्स में हो गया इनर सरफेस पॉलिश्ड, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज पूछता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं। कॉन्वेक्स का यूज रखिए, रियर व्यू साइड मिरर, ठीक है। लेंस दो टाइप का हो गया, एक कन्वेक्स हो गया, एक कनकेव हो गया। अब आपको एक चीज़ मैंने वहाँ बताया था, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं।
कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो क्या बोलिएगा, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, उल्टा लेंस में होता है। कन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर कट समझ में आया। फिर आपको यहीं पावर पूछ देता है तो P बराबर 1/f। ठीक है, पावर किस में होता है, डायप्टर में होता है। अब देखिए कनकेव लेंस का यूज होता है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, और कन्वेक्स लेंस का हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा इसको, कौन, मैं, स्टार्टिंग पहले कॉनकेव तब कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, कौन, मैं, यहाँ भी कौन है लेकिन आप ऐसे याद रखिए, कौन, मैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया, इस चीज़ समझ में आ गया। अब स्कैटरिंग में आ जाए। स्कैटरिंग क्या होता है, जो भी आप कोई भी लाइट है, ठीक है, उसको बहुत सारे डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया गया, स्कैटर्ड हो गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, अलग अलग पार्ट में टूट के इधर उधर बिखर गया, डेट इज नोन एज स्कैटरिंग। तो क्या बोलिएगा, बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डायरेक्शन। ठीक है, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसमें एम्स का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था, उसके बाद देखा गया था कि किसी पीसीएस ने भी इसको कॉपी किया है। तो स्कैटरिंग के लिए जो कंडीशन है, ये मतलब जो पूछा जाता है स्कैटरिंग से रिलेटेड, एक तो बेसिक डेफिनेशन पूछ देगा, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कलर ऑफ स्काई किसके कारण होता है, तो स्कैटरिंग के कारण। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्कैटरिंग में कौन सा वेवलेंथ का जो है वो स्कैटर्ड ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ये ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टार मार्क कीजिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, अपना आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किसके लिए है, तो येलो कलर के लिए, ग्रीन के लिए। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। स्पीड मैक्सिमम किस में है, वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में है, ग्लास में। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे। यही क्वेश्चन के बारे में अभी बात किया था जो 5 स्टार क्वेश्चन। विच पैरामीटर विल नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो फ्रीक्वेंसी। वही साउंड में भी सेम चीज़ पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी। स्टार मार्क करके कॉपी में वापस से नोट कीजिए। लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर तो टुवार्ड्स नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट, डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलिए मेरे साथ, डेंसर से रेयरर तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। वही रेयरर से डेंसर तो टुवार्ड्स नॉर्मल। डेंसर से रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल। डायमंड क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मिराज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मिराज क्या होता है, आप जाते होंगे नदी वगैरह के किनारे जाएगा तो जो पेड़ सब हैं तो पेड़ में देखते होंगे, नदी में देखते होंगे कि उस पेड़ का इमेज बन गया, यही है मिराज। ठीक है, रमन इफेक्ट्स। तो रमन इफेक्ट्स बताना तो बड़ा, इसका जो डेरिवेशन है बहुत तगड़ा है। इतना आपको याद रखना है कि ये तब शो होगा जब लाइट रे पास करेगी कौन से मीडियम से, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से। बहुत इंपॉर्टेंट, रमन इफेक्ट कौन शो करेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। बस इतना याद रखिए और ख़त्म कीजिए। रमन इफेक्ट विल बी सोन बाय होम, तो जो है लाइट किस में से पास करेगी, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से। ह्यूमन आई में, वो इंसान की आंख में, लाइट रेज गेट ट्रांसफर्ड इनटू न्यूरल इम्पल्स। मतलब जो हमारे आंख में जो मतलब हम किसी को भी देखते हैं तो जो लाइट रेज आती है उसके से रिफ्लेक्ट होके तो वो हमारे न्यूरल इम्पल्स पे जो है ट्रांसफॉर्म होती है। वो कहाँ पे, किस पोर्शन में, तो पार्ट ऑफ आई, तो रेटिना में। ठीक है, और रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, तो स्मॉलर बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन 1/60 ऑफ द सेकेंड में वो सीधा हो जाता है, इसलिए हमको सीधा दिखाई देता है कोई भी इंसान। कलर ऑफ स्टार ये किसका इंडिकेटर है, तो टेम्परेचर का। ये बार बार पूछा गया है बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, इसको रट लीजिएगा। कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैंने बता दिया। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ से लाइट आई, दूसरे मीडियम में जाते ही वो अपने डेविएट हो गई इधर से उधर। जैसे आप पानी में जो सिक्का डालिएगा तो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों, क्योंकि ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मॉस। रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग। बहुत लोग गलत करके आएंगे इसमें, रिफ्रैक्शन मार्क आएंगे, गलत होगा, स्कैटरिंग होगा आंसर। ठीक है, कोई भी शो फिल्म को अगर आप दिन के टाइम में देखते होंगे तो ये ब्यूटीफुल कलर शो करता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखना है। रियर व्यू मिरर आपको पता है किसके, कॉन्वेक्स का होता है, जबकि सर्च लाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, कनकेव। ठीक है, पढ़ लिया हम लोगों ने। इमेज जो एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप बनाता है वो किस टाइप का होता है, तो वर्चुअल होता है और मैग्नीफाइड होता है। टेलीस्कोप का यूज किया जाता है दूर का देखने के लिए, तो और ऑब्वियसली ये वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा, मतलब बढ़िया इमेज होगा। दो पैरेलल मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, तो इन्फिनाइट। नाई के यहाँ जाते होंगे तो बाल कटवाने के लिए तो दोनों तरफ एना देखते होंगे, तो अगर आप उसके सामने में देखते होंगे तो देखते होंगे पीछे में बहुत सारा इमेज बन रहा है, तो वही है दो पैरेलल मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज इन्फिनाइट।
अब आपने अगर शैडो वगैरह पढ़ा होगा तो शैडो आप जानते होंगे, शैडो के भी मतलब दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। एक हो गया अम्ब्रा, आपने सुना होगा पढ़ा होगा। एक हो गया पेनम्ब्रा। अम्ब्रा वो हो गया जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं पहुँच पाती, और पेनम्ब्रा हो गया जहाँ पे पार्शियल लाइट पहुँचती है। ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं बताया, आपको पता ही होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? याद रखिए, दो होते हैं। एक क्या होता है कि इंसिडेंट रे, पहले तो जो लाइट आई जितने एंगल पे उतने एंगल पे जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये बीच में हम लोग नॉर्मल देते हैं। तो ये बोलता है दूसरा लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये बोलता है सेकंड लॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है सभी एक ही जो है प्लेन पर होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी अगर वाटर है उसके में अगर एयर बबल है तो वो किसकी तरह काम करेगा? तो कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक ए कॉनकेव लेंस। ठीक है। मिनिमम हाइट प्लेन मिरर का कितना होना चाहिए कि फुल साइज जो है सो पर्सन का दिखे? तो याद रखना, हाइट बाय 2, जितना आदमी का हाइट है उसका आधा। मतलब कितना हाइट होना चाहिए प्लेन मिरर का ताकि उसका उस आदमी का पूरा मतलब मुंह दिखे, तो वो पूरा शरीर दिखे। तो आपको याद रखना है कितना, जितना आदमी का हाइट है उसके बटे 2। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कौन काम करता है? तो कन्वेक्स लेंस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑन आई लेंस काउज्ड बाय, किसके कारण फोकल लेंथ जो चेंज होता है? तो सिलियरी मसल्स। ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना है? हम लोग नज़दीक से मतलब कितना डिस्टेंस तक हम लोग ले आएंगे अपने आँख के आसपास, तो हम लोग देख सकते हैं तो 25 सेंटीमीटर। पावर बराबर 1/f होता है और उसको डायप्टर में मापते हैं। ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है। फिर दो तीन चीज़ जैसे कलर और कॉम्बिनेशन, जैसे मैजेंटा कौन कौन से मिलके बनता है? तो रेड प्लस ब्लू से मिलके। टील BGW, ब्लू ग्रीन वाइट। मौवे ब्लू रेड वाइट। सियान ग्रीन और ब्लू से। तो मैंने तो अभी तक एक ही याद रखा है इसको, BGC से। ठीक है, ब्लू ग्रीन सियान। बाकी BRM मैंने याद किया था, BRM। ठीक है, तो ब्लू रेड मैजेंटा और GBC, इसी से मेरा काम हो जाता है। अगर वैसे आज तक एक ही बार क्वेश्चन इससे मेरे रिलेटेड मुझे कहीं टकराया है, लेकिन क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो अभी बहुत कंपनी का दीजिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक क्वेश्चन, केल्विन को सेल्सियस में कैसे? तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, तो सेल्सियस अपन 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 पूछा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है लेटेंट हीट क्या है? तो देखिए, कोई भी स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर में, वेपर से लिक्विड में, तो ये सब को जो हीट रिक्वायर्ड होता है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है। लेकिन इसके में किसी भी टाइप का चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो समझ में आया होगा, हीट रिक्वायर्ड टू टर्न या फिर चेंज सॉलिड इंटू लिक्विड या वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसी में होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेसिक है, नाम पता होना चाहिए। सॉलिड से अगर डायरेक्ट वेपर में बदल गया, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल गया बिना बीच में लिक्विड के, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखना है। ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? तो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल वर्क डन। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। ठीक है, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वही सेकंड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी जो है मतलब 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेज टुगेदर, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, याद रखना है। अब सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट कब होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना है, डेरिवेशन लंबा है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कब मिल जाएंगे? तो एट -40 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहीं भी वर्ड यूज करेगा तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि ये मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड यूज किया जाएगा थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट, तो आपको याद रखना है कि मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसके लिए थर्मोस्टेट एक तरह से मानिए कि रिमोट की तरह काम करेगा। एसी इन रूम, आपके घर में जो एसी लगा होगा तो वो किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को या ह्यूमिडिटी को, तो या दोनों को? तो आंसर है दोनों को। दोनों में से किसी एक को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या होता है एसी का? अंदर का हीट को बाहर फेंकना। तो अंदर में हीट के साथ ह्यूमिडिटी भी है, तो ह्यूमिडिटी भी बना रहे, नहीं तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़िएगा, क्लास आपको 11th में पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलते हैं, बताता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी, मानिए कोई भी एक्स वाई जेड एक बॉडी है, ठीक है, इसमें से कितना टेम्परेचर का लॉस होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बॉडी का और सराउंडिंग का, ठीक है। तो ये बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल आता था मेडिकल वगैरह में, अपने में अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पूछा है। तो अगर कहीं भी बॉडी सराउंडिंग की बात हो तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। हीट वेव, कोई भी वेव को आप हीट वेव कब बोलिएगा, जब 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए प्लेन्स में और हिली एरियाज में 30 डिग्री। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दे रखा है, लेकिन फिजिक्स में भी इसको मान सकते हैं। जब प्लेन्स पर 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाए, ठीक है, तो हीट वेव, और हिली एरियाज में 30 डिग्री, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप एल्टीट्यूड पे जाएगा, हायर उस पे जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आप कुछ देर के लिए अपने घर का फ्रिज जो है सो रूम में खोल दीजिए, तो आपको थोड़ा सा तो ठंडा लगेगा, लेकिन रूम का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आप फ्रिज के पीछे जाइएगा तो आप देखेगा कि वो पोर्शन गर्म होता है। वो क्यों पोर्शन गर्म होता है, तो वो फ्रिज के अंदर का जो हीट को जो है सो बाहर निकालता है। तो जैसे ही अगर आपने बहुत देर तक मतलब खुला छोड़ दिया फ्रिज को, तो होगा क्या कि अंदर में जो है सो ठंडापन कम होने लग जाएगा। तो जो फ्रिज के जो पीछे है जो उसको मेंटेन करने, टेम्परेचर मेंटेन करने में जो है सो बाहर जो वो हवा फेंकेगा वो ज़्यादा फेंकेगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और उसका काम है ठंडी हवा को देना और बाहर की तरफ गर्म हवा को फेंकना। तो उसको गर्म हवा ज़्यादा फेंकना पड़ेगा, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए कुछ देर बाद जो है रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है अगर आपने दरवाज़ा फ्रिज का खोल दिया तो। क्लाउडी नाइट्स जो होते हैं वार्मर होती हैं क्लियर नाइट से। क्यों? क्योंकि क्लाउड जो होता है वो रेडिएशन ऑफ हीट को ग्राउंड और एयर के बीच में रोक देता है, ठीक है। अगर साफ है तो ऊपर नीचे एकदम बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जैसे रोड खाली है तो आराम से गाड़ी इधर से उधर चली जाती है ना, वैसे वही बात कर रहे हैं। तो क्लाउड्स बीच में तो एक इंसुलेटर का काम करेगा, तो नीचे ऊपर से तो नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे का जो हीट जो ऊपर जाएगा तो उसको बीच में वो फंसा लेगा, तो इसीलिए जो है वार्मर टेम्परेचर हो जाता है। फिर एक स्टीफन्स लॉ पूछता है, तो इसका याद रखिएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। नाम पता होना चाहिए। अब वेव्स आपको पता है कि ये क्रेस्ट हो गया और नीचे वाला ट्रफ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होगा। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल का। लाइट किसका है? ट्रांसवर्स का। आपको मैंने तब भी बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या होता है? लैम्डा गुना फ्रीक्वेंसी। इसीलिए लैम्डा बराबर क्या होगा? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली होते हैं, ठीक, अब समझ में आ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के भी जो है सो इन्वर्सली होता है, इंपॉर्टेंट है। और दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये 10 स्टार मार्क क्यों? इसका जो है सो सीक्वेंस पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी के आधार पे अगर वो करने के लिए, तो RMIVX ऐसे याद रखिए। RMI सबसे कम रेडियो वेव्स, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर एक्सरेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर आप ऐसे करके देखिएगा तो मतलब क्या हो गया, रेडियो वेव्स का क्या सबसे ज़्यादा हो गया? वेवलेंथ। अगर आपको मैं यहीं पे बता दूं तो रेडियो वेव्स का क्या हो गया? वेवलेंथ ज़्यादा। तो इसका अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो रेडियो वेव्स का एनर्जी सबसे कम, तो एक्सरे का एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका? रेडियो वेव्स का। और वही मैक्सिमम एनर्जी पूछेगा तो एक्सरे का, ठीक है। टीवी रिमोट में किस प्रिंसिपल के काम करता है? तो इंफ्रारेड। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? तो विलियम रोनटागन, ठीक है, नाम याद रखना है। साउंड पे आइए, साउंड वेव कैसा है? तो मैकेनिकल वेव है। इसको मीडियम जरूरी है प्रोपेगेशन करने के लिए। साउंड वेव को मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकता। किसका एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव्स का। साउंड जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, और ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। स्टार मार्क करके लिखिए, डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो आंसर गया था स्टील, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका फ़ायदा उठाइए। बेवकूफ़पंथी मत कीजिए कि 50 सोर्स को फॉलो कीजिए। जो आपके पास है, चाहे मेरा पढ़िए, चाहे किसी एक जगह, कहीं का भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए और सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही प्रेशर से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इको क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव का रिफ्लेक्शन जो होता है डेट इज नोन एज इको, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड किसको बोलेंगे? जब फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। जो हम लोग पेट वेट में दर्द होता है तो जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि लीवर ठीक से है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होता है? अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासोनिक क्या हो गया? जब 20 हर्ट्ज से भी कम हो गया, डेट इज नोन इंफ्रासोनिक। और ये किसको सुनाई देता है? कुत्ते को या फिर चींटियाँ को। तो आप देखते होंगे जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो वो लोग बाहर निकल जाती है। नॉर्मल हो गया जो हमारे कान के लिए सुनने लायक 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगर आपको क्लियर इको सुनना है, अच्छे से इको सुनना है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर का।
साउंड का कैरेक्टर क्या है? पिच, और पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी नहीं तो वेवलेंथ पे, ठीक है। साउंड का कैरेक्टर है पिच, आपको पता है कि पिच की बात होती है, एम्पलीट्यूड की बात होती है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड किस में मेजर करते हैं? तो एम्पलीट्यूड में, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अब करंट में आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी, ऑप्टिक्स के बाद। V बराबर आई आर आपको पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, ठीक। ये इसको कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक। अब इसी में आएगा तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से अब क्या निकलिएगा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, ठीक। फिर पावर, पावर बराबर P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं से मैं 2-3 फॉर्मूला अभी आगे डेराइव करूँगा, आपको याद रखना P बराबर वी आई। तो इसमें पूछा जाता है ना कि घर में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, तो आप याद रखिएगा कितना वोल्ट का था, या फिर कितना एम्पियर इंटू 100/1000, या फिर बोलिएगा कितना वाट कंज्यूम हुआ, कितने घंटे तक चला, कितना वाट हमने यूज किया, कितने घंटे के लिए किया, और अपॉन 1000, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोटर जो है वो क्या करता है? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट। डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, याद रखना है। करंट डेंसिटी के बारे में पूछेगा तो करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा था P बराबर वी आई, यहाँ इधर चलिए P बराबर वी आई और V बराबर आई आर हम जानते हैं। तो यहाँ V की वैल्यू I तो I, V बराबर आई आर था, तो यहाँ पे मैंने आई आर डाल दिया। तो P बराबर क्या हो जाएगा? V, अब आई आर की वैल्यू क्या होती है? V, तो P बराबर V इंटू वी बाई आर। तो आप लिख सकते हैं P बराबर V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है। यही चीज़ बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या आ गया आपको? P बराबर वी आई, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, या फिर P बराबर आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। टंगस्टन का यूज किस चीज़ में होता है? तो फिलामेंट में, किस में? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की बात पूछती है, क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितना है? तो 96,500 कूलम। बार बार पूछा जाता है, याद रखिए, ठीक है, ठीक है। फिर फ्यूज वायर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो वायर जो फ्यूज के लिए जो यूज़ किया जाता है वायर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए? तो भाई सबसे पहली बात तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट? अगर घर में कहीं आग लग गई या इधर उधर कुछ भी ट्रांसफार्मर से हमारे तक जो करंट आता है उसमें कोई इधर उधर हो गया, तो वो पिघल जाए, वो पिघल जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों पिघल जाए तो बेटर है? नहीं तो हमारे घर को वो डैमेज से बचा लेगा। और हाई रेसिस्टेंट, पहले तो खुद को जो है सो रेसिस्ट करे, क्यों हर बार नहीं, तुरंत पिघल गया तब तो किसी काम का नहीं है। रेसिस्टेंस भी होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्लियर कट, अच्छे से समझ में आ गया। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो यूज करते हैं, जो भी हमारे घर में ट्यूबलाइट, इसके में मरकरी नियॉन गैस होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपको पता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डाउन मतलब वोल्टेज कम कर देगा। जैसे मोबाइल चार्जर है, जब उसमें सॉकेट में जो घुसाए हुए हैं वो क्या है, तो वहाँ पे ज़्यादा पावर ले रहा है और उसको अपने अकॉर्डिंग कम पावर को मोबाइल के अंदर जितना, जैसे 70 वाट, 40 वाट, 30 वाट, उस हिसाब से। तो मोबाइल का जो चार्ज है वो किसका एग्जाम्पल है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। एसी करंट को डीसी करंट में जो है सो बदलना है तो क्या यूज़ करेंगे? रेक्टिफायर। लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो एसी करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लॉस जो होता है वो कम होता है। सोलर सेल में कौन सा जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं? तो सिलिकॉन, ठीक है, याद रखें। फोटोवोल्टाइक सेल, इसी का नाम है सोलर सेल भी बोलते हैं। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कंडक्टर में देखिए, थॉमसन इफेक्ट बताता हूँ होता क्या है। कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या हो गया? जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसमें कंडक्टर में जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज क्या कहलाता है? थॉमसन इफेक्ट। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए, जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो पोटेंशियल में भी वेरिएशन होगा, डेट इज नोन एज थॉमसन इफेक्ट। और किसके केस में? कंडक्टर के केस में। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, और सेमीकंडक्टर यूज करने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? एकदम समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। बस 10 से 15 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जब भी हीट करेंगे, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस होता है, और हीट करिएगा तो आप उसकी रेसिस्टेंस पावर को कम कर रहे हैं, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, फिर बता रहा हूँ। P बराबर वी आई। अब आपको पता है Q बराबर आई टी होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास बराबर होता है कितना करंट कितना टाइम के लिए, तो Q बराबर आई टी। तो अब यहाँ पे Q बराबर आई टी से यहाँ पर I में जो है Q बाई टी का फॉर्मूला पहना दीजिए, तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, पूछेगा कितना हीट, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, तो वही P बराबर वी आई से, ठीक है, P बराबर वी स्क्वायर बाई आई आर, ठीक है, और H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये जो 4-5 फॉर्मूले बताएं, इसी के बेसिस पर आपको AEDO से लेके 72वीं सिविल सेवा तक जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पता है कि क्या होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, आपको फिजन फ्यूजन यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक दो बेसिक बताया, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 का इसमें चार्ज होता है, ठीक है। बीटा पॉजिटिव भी होता है, एक बीटा नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव है तो प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस है, इतना याद रखिए इसके पे, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तो न्यूक्लियर फिजन जब बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स किया जाता है, ठीक है, एलिमेंट के एटम पे, ठीक है, तो लाइटर एलिमेंट जो होते हैं वो एमिट होते हैं, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होते हैं क्योंकि एटम का न्यूक्लियस फटेगा। फिजन की बात कर रहा है, ठीक है, फिजन की मतलब फटेगा, मतलब बम फटेगा तो क्या उसमें से क्या सब निकलेगा, एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसमें से जो भी अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स होंगे सब पूरे तरीके से बाहर आएंगे, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होगा किसके फॉर्म में होगा, तो गामा फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, एक कोई प्लांट है जहाँ पे सेल्फ कंटेन कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, फिक्स्ड रेट पे एनर्जी निकलती है, ठीक है। इसका सेवरल पर्पस से जो है हम लोग यूज किया जाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है 4 पार्ट होगा टोटल, ठीक है। पहला होगा फ्यूल, फ्यूल के तौर पर आपको पता है यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं। फिर दूसरा मॉडरेटर, मॉडरेटर में DTO का यूज करते हैं ताकि स्पीड वगैरह न्यूट्रॉन का मैनेज करके रखे। कूलेंट्स में वाटर यूज करते हैं, और कंट्रोल रॉड में जो है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को पकड़ने के लिए कैडमियम या बोरॉन रॉड का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों 5 स्टार मार्क कीजिए। फ्यूल में यूरेनियम 235, मॉडरेटर में D2O, कूलेंट में पानी, कंट्रोल रॉड में कैडमियम का रॉड और या बोरॉन का रॉड। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए फ्यूजन और फिजन में क्या है, फ्यूजन में है कि 2 को मिला के जो है सो बनाएंगे, अब फिजन में है कि एक फटा तो छोटे छोटे में बटा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, 2 और मोर लाइट न्यूक्लियस वेरी स्पीड में जो मतलब कंस्टिट्यूट किया गया तो हैवी न्यूक्लियस बना, ठीक है। इसी के न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है हाइड्रोजन बम, ठीक। अब क्लास 12th में जब जाइएगा तो साइक्लोट्रॉन समझ में आएगा आपको कि क्या होता है। तो चार्ज पार्टिकल को घुमाने का काम करता है, जैसे हमको आपको झूला घुमाता है वैसे चार्ज पार्टिकल को कौन घुमाता है, साइक्लोट्रॉन। तो इट इज़ द मशीन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, अल्फा पार्टिकल। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इंडिया में कौन सा है, तो याद रखिएगा थोरियम, ठीक है। इसका और क्या है, मोनाजाइट, ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था या डिस्क्रिप्शन, तो एडवर्ड टेलर ने। और हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड है, तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजियम रिएक्शन। अब हाइड्रोजन बम जो विस्फोट होगा तो आपसे हमसे तो घर में आके पूछेगा नहीं कि अरे भाई साहब कितने एरिया में फटे हैं, आपके रूम में ही रहें कि पड़ोसी के भी यहाँ जाएँ, तो भाई अनकंट्रोल्ड होगा। तो याद रखना हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तारापुर में, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या क्या निकलता है, तो अल्फा रे निकलता है, बीटा रे, गामा रे। फिर कालपक्कम के बारे में पूछेगा जो कि तमिलनाडु में, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहीं पर जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है सो एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर DTO मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो हमारे इंडिया में D2O जो बनता है तो वो कहाँ बनता है, ट्रॉम्बे, सॉरी इंडिया में नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है कहाँ, तो ट्रॉम्बे, ठीक है, D2O। अब मैग्नेटिज्म में कुछ कुछ बेसिक चीज़, क्योंकि हम लोगों ने करीब सब जगह कवर कर लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नेटिज्म में बिहेवियर पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो डायमैग्नेटिक की बात करेगा तो ये फीबल होता है। फीबल मतलब मैग्नेटिज्म जो शो करेगा एकदम फीबल, और इसका डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अपोजिट। पैरामैग्नेटिज्म में सेम डायरेक्शन और डायमैग्नेटिक में अपोजिट, और फेरोमैग्नेटिक में क्या है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन इसमें स्ट्रांगली। तो डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, तो फीबली करेगा, एकदम बिल्कुल कम अट्रैक्शन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। पैरामैग्नेटिक में सेम डायरेक्शन में होगा और फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली सेम डायरेक्शन में। एग्जांपल सबका इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक का बार बार पूछा जाता है, तो Mn याद रखिएगा, एल्युमिनियम प्लेटिनम याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था। और फेरोमैग्नेटिक में आयरन कोबाल्ट निकल, तो आयरन कोबाल्ट निकल किसका एग्जाम्पल है, फेरोमैग्नेटिक का, याद रखिएगा। फिर एक टर्म आपने सुना होगा कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है परमानेंटली चेंज हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो इसी को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो याद रखिएगा क्यूरी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें चेंज हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी है कि ये क्लोज कर्व बनाती है और कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नज़र मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो स्मॉल करंट को मेजर करना। गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता है, एमीटर ज़्यादा करेंट, तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको सीरीज कनेक्शन में इसको जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज में जो है सो आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, स्पीड, वर्क, मास, वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन को आपसे पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है, ये आपको पता होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। रोलिंग जो हो गया, जो रोल इसके कारण जो होता है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, ठीक।
सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होती है mv²/r, ठीक है। राउंड में जो भी गोल गोल घूमता है डेट इज नोन है, जो हम लोग उंगली में जो धागा बांध के जो गोल गोल ऐसे घुमाते हैं डेट इज नोन है सेंट्रीपिटल फोर्स। वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल बताया था आपको वॉशिंग मशीन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ये क्या के से काइनेटिक एनर्जी, p से मोमेंटम और 2m मतलब हो गया मास, बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोथर्मल आपको पता है क्या हो गया, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबेटिक क्या हो गया, जिसके अंदर में कोई भी टाइप का हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। और वही अगर आइसोकोरिक पूछ देता तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अम्ब्रा पेनम्ब्रा मैंने बता दिया कि अम्ब्रा में कोई लाइट नहीं पहुंचेगी और पेनम्ब्रा में पार्शियल लाइट पहुंचेगी। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या है, इन्फिनाइट। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन आई बाय साइन आर क्या है, कांस्टेंट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का पूछ दे तो m बराबर 1/d/f, ठीक है, सिंपल है। ये चीज़ तो मैंने आपको 75 बार बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप, ठीक है, कितना होता है पोल पे तो 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप होता क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी अपने हॉरिजॉन्टल एरिया के साथ जो भी एंगल बनाएगा डेट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो आपको याद रखना है पोल पे 90 डिग्री और इक्वेटर पे 0 डिग्री, मैग्नेटिज्म का कोर कंसेप्ट है। फिर प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने। और अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, तो अल्फा मैंने बताया था आपको पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल। तो आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन में डिफरेंस होता है। अल्फा का जो पेनिट्रेशन है वो मिनिमम है, गामा का पेनिट्रेशन मैक्सिमम है। अल्फा का आयनाइजिंग पावर मैक्सिमम है और गामा का आयनाइजिंग पावर मिनिमम है, और बीटा का दोनों का बीच में है। कैसे, इसको याद रखिएगा। तो पेनिट्रेशन आप बोलते हैं ना, गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, बस इसको याद रखिए। इसका ज़्यादा है तो इसका ये कम है, तो ये इसका कम होगा तो ये इसका ज़्यादा होगा, ठीक। गामा पेनिट्रेशन मैक्सिमम, बस GPM, गामा पेनिट्रेशन मैक्सिमम। तो गामा का पेनिट्रेशन मैक्सिमम है तो अल्फा का कम होगा, तो गामा का अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन कम होगा। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने बनाया था कि मतलब इस बार के पेपर से जो इस साल आए हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कम हो जाएगा और टेलीस्कोप का बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VIP मार्क कीजिए, इस बार का ASO का क्वेश्चन है, आ सकता है। सोप फिल्म जो बनता है उसके ऊपर में बबल्स हो, किसके कारण, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। ओम मीटर किसकी यूनिट है, तो रेसिस्टिविटी की। प्रेशर किस टाइप का क्वांटिटी है, तो स्केलर। अल्फा रे क्या होता है, सॉरी एक्सरे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक्सरे न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होते। यही था कल क्वेश्चन, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो हिग्स बोसॉन ने, ठीक है, याद रखिएगा। 10 की पावर -21 क्या है, जेप्टो। जैसे होता है ना नैनो 10 की -9, तो वैसे 10 की पावर -21 जेप्टो। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 सेकेंड। वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है। रडार का डिस्कवरी किसने किया था, वाटसन ने। सोलर फर्नेंस में कौन सा टाइप का मिरर यूज करते हैं, ये थोड़ा अलग हो गया, इसको रट लीजिएगा। सोलर फर्नेंस में किसको यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर। और स्ट्रेन का जो होता है किसी भी टाइप का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का था फिजिक्स, आपको पता है कि देख लिया। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुछ हमारा छूटा नहीं। आपको मैं एक चीज़ वापस से बताता हूँ कि आपको मैंने 2-3 चीज़ बताया था। E बराबर hc/λ, ठीक है, याद रखना। एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। एक हो गया E बराबर hμ, मतलब एनर्जी बराबर hμ मतलब म्यू से फ्रीक्वेंसी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लुमिनस बॉडी के बारे में। तो लुमिनस बॉडी क्या होता है, लुमिनस बॉडी जो कि अपना लाइट जो है सो वो करेगा, क्या बोलते हैं, अपना लाइट एमिट करेगा, उसको बोलते हैं लुमिनस बॉडी, ठीक है। नॉन लुमिनस बॉडी क्या हो गया, जो कि अपना लाइट एमिट नहीं करेगा। तो लुमिनस नाइट का बॉडी का, लुमिनस बॉडीज़ का एग्जाम्पल हो गया सन, स्टार, क्योंकि इनके पास अपना लाइट होता है, ठीक है। अब नॉन लुमिनस क्या हो गया, जिसका पास अपना किसी भी टाइप का लाइट नहीं होता है। मटेरियल्स को और क्लासीफाई कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट आर पार, ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियल लाइट, और ओपेक मतलब बिल्कुल ही पार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि पूछूं कि एक लिक्विड ड्रॉप है वो अटेन करेगा स्फेरिकल शेप, तो बिकॉज ऑफ क्या होगा, क्या बोलिएगा, सरफेस टेंशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी मैंने बताया, तो विस्कोसिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विस्कोसिटी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। कैपिलरी एक्शन, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट अपॉन एरिया, मैंने आपको बोला था, ठीक है। बायंसी का रूल बताया था मैंने आपको। बायंसी का रूल क्या बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, मतलब देखिए
ये जो भी बॉडी है इसके अंदर में मानिए पूरा पानी से लबलब भरा हुआ है, इस बॉडी के इसमें किसी को भी इमर्स कीजिएगा तो जितना इसका वेट होगा उतना पानी बाहर जाएगा, तो ये पूरा कहलाता है बायंसी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सेमीकंडक्टर्स, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स देखा था, आपको पता है उसमें मैंने बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो इसी में आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप। अब उससे भी पहले अगर आप बेसिक चीज़ देखिएगा तो आपको पता होगा एक होता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक टाइप हो गया जो कि पूरे तरीके से प्योर हो गया सेमीकंडक्टर, तो वो हो गया प्योर टाइप को बोलेगा इंट्रिंसिक टाइप। फिर आ गया एक एक्सट्रिंसिक टाइप जिसके में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ताकि कंडक्टिविटी सबको बढ़ा पाए, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप। एक्सट्रिंसिक टाइप जो होता है उसी में आता है पी टाइप और एन टाइप। अगर 14वां ग्रुप का जो है उसको अगर 13वां से मिलाएंगे तो हो गया पी टाइप, 14वां ग्रुप जो कार्बन वगैरह का ग्रुप है उसको 15वां से मिलेंगे तो हो गया एन टाइप। यही पी टाइप और एन टाइप जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पी टाइप को बोलते हैं क्या है, पी टाइप को बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि उसमें 13th को मिलाते हैं। 13th ग्रुप में कौन कौन आ गया, याद कीजिए, एल्युमिनियम हो गया, बोरोन हो गया, इंडियम हो गया, तो वो हो गया पी टाइप। और 15th में आ गया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे आर्सेनिक, एंटामनी, ये सब, तो ये हो गया एन टाइप। तो और ये पूछा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मतलब हो गया कि प्योर था, पहले इंट्रिंसिक था तो प्योर था, इसके में इम्प्योरिटी मिला है तो क्या हो गया, कंडक्टिविटी सब या बाकी कंडक्टिविटी वगैरह बढ़ा, तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बने, तो किस प्रोसेस के थ्रू, डोपिंग। डोपिंग मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगा। फिर आपको पता है इंस्ट्रूमेंट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, जैसे आपसे पूछ लेता है अमीटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, अल्टीमीटर हो गया तो एल्टीट्यूड वगैरह को। फिर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मतलब क्या हो गया, एयर को मेजर करना। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बार बार आ जाता है, तो आपको दिमाग में एक बार होना चाहिए। जैसे थर्मोस्टेट मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ बार बार पूछता है, तो आपको ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो मेरे तरफ से फिजिक्स जो है वो ओवर हो गया है, आप जाइए, ठीक है, अच्छे से घटना चक्र को आप जाके देखिए, लूसेंट देखिए। ठीक है, अगर आपका मन है तो, वैसे मैंने कवर कर लिया है, घटना चक्र और लूसेंट लगाइए और फिर आप मुझे बताइएगा बाद में आके कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मैंने ओवरऑल पूरा कवर करने की कोशिश की, जो चीज़ से जहाँ से बीपीएससी आपको टारगेट करेगा, एक लेक्चर में जितना हो सकता है हम लोगों ने पॉसिबल किया। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ कोई काम का नहीं होता है जब तक कि वो चीज़ आपको आता नहीं है। तो आप वीडियो को सुन के पॉज कर करके लिखिए, वो ज़्यादा आपको काम देगा। और मेरा वादा है कि जिस दिन भी पेपर होगा अपने इस वाले लेक्चर से, फिजिक्स का अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन मिनिमम हमारे लेक्चर से आएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोग केमिस्ट्री नहीं तो बायोलॉजी में से एक पार्ट को उड़ाएंगे, फिर परसों बचा हुआ पार्ट को करेंगे, और टोटल हम लोगों ने 5 दिन लिया है, 3 दिन ये करेंगे और 2 दिन जो बचेगा उसमें बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बिल्कुल ना छूटे। इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और बी पार्ट की तरफ जो बढ़ने का सपना देख रहे हैं, हर एक दिन जो आपको बी पार्ट की तरफ अग्रसर कर रहा है, उसमें आप कामयाबी पाएँ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।